रीजन so far known as the third pole after Arctic and Antarctica. The third pole मतलब तीसरा ध्रुव के नाम से भी ये जाना जाता है। सबसे ऊंचा फ्लैट टॉप्ड रीजन है दुनिया में, इसलिए इसे संसार की छत भी कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी इसे कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस आधार पर अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में आर्य समाजियों का सबसे प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा, इसमें जो है उन्होंने बोला कि किस, इनकी बात हमें काफी हद तक समझ में भी आती है ना, सोचनीय है, विचारणीय है। मतलब यहाँ पर क्या है कि इन्होंने कहा कि देखो इनकी जो पूजा पद्धति में दो चीज है, इस पर हम कल आपकी क्लास हुई थी, क्या नाम है, पूजा जी कुछ आप बताइए, देखें आपको कितना याद है। कल ही पढ़ाया था ना हम आपको ये वाली बात। नहीं है क्या? कोई बात नहीं, कौन बताएगा भाई? मिहिर, तुम कैसे बताओगे, तुम तो पढ़े नहीं यार। क्वेश्चन क्या है सर? कोई बात नहीं, हम खुद बताएंगे। सर पर्याप्त मात्रा में और रात में कम से कहीं से आग मिल जाए। तो आर्यों की पूजा पद्धति में जो सबसे प्रमुख, ये सब मेंस में ऐसे ही लिखना है आप लोगों को, ठीक है, किस आधार पर उन्होंने बोला, आलोचना करने को भी बोल सकता है, समालोचना करने को भी बोल सकता है, ठीक है, किस आधार पर इन्होंने बोला है उसको समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि यहाँ इन आर्यों का जो प्रमुख आज भी पूजा प्रणाली देखने को मिलती है ना, वो क्या है, अग्नि ऋग्वेद का पहला अक्षर ही कहाँ शुरू होता है, अग्नि से, इसको याद रखना। ऋग्वेद का पहला अक्षर अग्नि शुरू होता है। अग्नि को माना जाता है ब्रिज बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड, आग में कुछ भी डालोगे वो भगवान को पहुंचेगा। अग्नि मुख है, अग्नियो मुखमासीतम, है ना, मतलब अग्नि मुख है ब्रह्मा का, उसमें जो कुछ भी स्वाहा वहां भगवान आहा, है ना, सीधी बात। तो उनको प्राप्त होता है, ये सोर्स है, और उसके बदले में वो 100 गुना करके आपको रिटर्न करते हैं, जितना आपने उनको दिया है उसका 100 गुना करके आपको रिटर्न करते हैं। यज्ञ में आहुति, यज्ञ कर्म कांड, कोई भी ऐसी पूजा सही पूजा नहीं मानी जाती जिसमें आग का प्रयोग न किया गया हो। इसीलिए हम लोगों ने देखा होगा, तो जो हमारे पुराने लोग थे, अभी तो वाले तो बस जाके घंटी बजा करके ऐसे अगरबत्ती जला भाग आते हैं, लेकिन वो पूजा किसी काम की पूजा नहीं मानी जाती, किसी को नहीं पहुंचती है, जब तक कि कंडा न जला करके उसमें थोड़ा थोड़ा ही सही कुछ कुछ डाल देते थे। अगर हमारे ग्रैंडफादर लोग ऐसा करते हैं अभी भी, है ना, और आप लोग भी देखे होंगे कि आप लोगों के भी ऐसे जो पुराने लोग रहे होंगे, है ना, मतलब आप हैं, धूप वगैरह देते थे। हाँ आप करते हैं सर? मैं जला के ऐसा धूप वगैरह पाखंडों देते से हैं बहुत सर। परे हूँ। हाँ, मुझे हमने कहा ना कि हमको इन चीजों की जरूरत नहीं है ना, इन देवी देवताओं की, हम नहीं करते हैं किसी चीज की, हमारा साधना 24 घंटा वाली है ना। अगर कहीं शादी कराने जाएंगे किसी की तो करना पड़ेगा सर। हम कहाँ जाते हैं शादी कराने, हम सिर्फ अभिषेक शादी कराएंगे बस, हम पहले बोल दिए, उसके अलावा किसी हाँ, वही अभिषेक की बात हम कर रहे हैं। अभिषेक जी के यहाँ हाँ, तो जाएंगे तो हमको आपको
मंत्र सारे याद है, सारे वेदों पर रिसर्च किया है हमने, ठीक है। दिनेश दिनेश जी भी इनडायरेक्ट इनविटेशन दे रहे हैं आपको सर। दिनेश जी की शादी हो चुकी, कितनी बार मेरी करेंगे, मेरी महिलाओं मेरी से बहुत डरे नहीं, हुए हैं। मेरी मेरी शादी हो चुकी है ऋतु सर, मेरी शादी हो चुकी है। दिनेश जी को जो है, अगर कहीं से ऑफर भी मिले तो कहें अब हम शादी नहीं करेंगे, है ना। और दूसरों को भी यही समझाते, नीलेश को भी समझाते हैं, तुम शादी ना करना, हमने उसको कल समझाया यार, नहीं उनकी बात कह रहा था सर हमको समझाते शादी ना कर, हमने कहा नहीं तुम टेंशन तुम करोगे यार, है ना, एक न्योता कम हो जाएगा। चलो आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं हम लोग पढ़ रहे थे कि किस आधार पर, तो आग की पूजा सबसे प्रधान है और पूजा फलीभूत नहीं मानी जाती जब तक कि आग में छोटी सी ही सही हवन ना हो जाए, है ना। क्या हुआ, सब गायब हो गए क्या, है तो अच्छा, ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरा क्या है, सूर्य की पूजा। ये सनातन काल से हमेशा चली आई है। ऊर्जा के देवता सूर्य, प्रत्यक्ष प्रकाश के देवता, और हम सूर्य नमस्कार करते हैं सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ देने से। अर्घ मतलब पानी पर से छोड़ने से, है ना। क्या होता है, हमारे ऊर्जा में वृद्धि होती है, होती भी है, ऐसा नहीं कह सकते नहीं होती, होती है ना। अब अगर आप करोगे 3 दिन करके देखो, आपको एक बहुत पॉजिटिव सी फीलिंग आएगी, ठीक है। बशर्ते 8वें घर में सूर्य ना बैठा हो, ठीक है। आपकी कुंडली में 8वें घर में सूर्य बैठा ना हो तो, क्योंकि आपका ओज तो तेजी से बढ़ेगा, लेकिन आपके पिताजी के लिए फिर डिस्टर्बेंस होने लगती है ना। ये पता कैसे चलेगा सर कि 8वें में है कि 9वें में है? हाँ यही क्वेश्चन मेरा भी था सर। कुंडली कुंडली में कुंडली देखो सर को बनी, सर को कुंडली दिखा देना। ठीक है। अगर सूर्य चौथे घर में है तो माता बीमार होने लगेगी, आपकी शक्तियां बढ़ेंगी बड़ी तेजी से, लेकिन उसी समय वो झटकने लगेंगी, है ना। और अगर 8वें घर में है तो पिताजी, है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना, बाकी सब सही है। चौथे घर में अगर इनके साथ में बृहस्पति बैठी हो साथ में तो कोई दिक्कत नहीं, किसी कुछ नहीं होने वाला है ना। ये सब डिपेंड करता है। खैर, तो ये आपने देख लिया ना कि क्या कहते हैं, सूर्य और अग्नि की उपासना का कॉन्सेप्ट यहाँ से हमारे जो सभ्यता में देखने को मिलता है वो यहाँ। दूसरी चीज, ऋग्वेद, ऋग्वेद को क्या कहते हैं, बुक ऑफ मेडिसिन, औषधियों की ग्रंथ। और ऋग्वेद का उपवेद है, कौन सा है ऋग्वेद का, ऋग्वेद एक मिनट, आयुर्वेद, तो शायद यजुर्वेद का है मेरे साथ। आयुर्वेद, आयुर्वेद ठीक है सर। जिसके लेखक कौन है, धन्वंतरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद उपवेद है। इनमें जो भी औषधियों का वर्णन है वो 90% जो है जो मुख्य मुख्य औषधियां हैं वो पाई जाती हैं कहाँ, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में, तिब्बत के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। हिमालय की जड़ी बूटी कहते नहीं है, इसका मतलब ये लोग वहीं रहते थे तभी तो इतना ज्यादा रिसर्च कर पाए। च्यवन ऋषि ने 40 विशेष जड़ी बूटियों को मिला करके च्यवनप्राश बनाया था पहला, और उसको खाया उन्होंने, ठीक है। तो 3 महीने में धीरे धीरे वापस जवान होते चले गए थे, वापस जवान हो गए थे। और यही इनको इन्होंने कहा, उसके बाद इन्होंने पूरा फार्मूला नष्ट कर दिया। राजा ने इनको पीड़ित किया, प्रताड़ित किया, इनको सूली पे लटकाने कहा कि तुम बता दो नहीं तुमको मार डालेंगे। उनका मैं ये जड़ी बूटी ना तो अब कभी जीवन में खुद इस्तेमाल करूंगा ना मैं किसी को बताऊंगा, ठीक है। च्यवनप्राश ये आखिरी बार और पहली बार बना है, ठीक है। इनको बहुत प्रताड़ित किया गया लेकिन इन्होंने नहीं सीक्रेट बताया, तो नहीं बताया, ठीक है। इनके मरने के साथ ही ये सीक्रेट समाप्त हो गया, क्योंकि इनका कहना था कि ये बता दूंगा तो दुनिया खुद ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन सर इसके पीछे तो एक कुछ और कहानी थी च्यवनप्राश की। च्यवनप्राश च्यवन ऋषि को तो जवान हो गए थे, च्यवन ऋषि ने बनाया था
जवान हो गए थे। और अभी भी आप लोग जो च्यवनप्राश खाते हो ना, उसमें जानते हो क्या भरा होता है? इसमें होती है उसकी क्या कहते हैं, गोबर होता है ना। नहीं सर, कोई और वैद थे जिन्होंने जवान किया था, किसी राजा की लड़की ने इनकी आंखें फोड़ हाँ दी थी। सर, हाँ सर, यही वाली कहानी मेरे को भी, मतलब हमने भी बचपन से सुनते आए हैं अपने नानी वगैरह से। हाँ, ये वाली हमको सुना दो। हम लास्ट वाला मोमेंट पे बताया हूँ, जब इनको राजा ने पीटा था कि हमको बताओ। आप उस समय पहले कहानी, बीत की कहानी बता रहे हो, लेकिन बता दो। ऐसा था सर, च्यवन ऋषि कहीं पे तपस्या कर रहे थे, तो इनको दीमक लगी हुई थी। तो एक राजा की लड़की खेलती हुई आई, तो इनकी आंखें आंखें दिखाई दे रही थी। राजा बड़े परोपकारी थे, तो राजा की लड़की ने क्या किया कि इनकी आंखें फोड़ दी। तो राजा ने अपनी लड़की को दंड दिया कि अब तेरी शादी च्यवन ऋषि नहीं से ही नहीं हो। नहीं नहीं, परोपकारी ऐसे नहीं थे, परोपकारी नहीं थे उनका। एक्चुअली जब उनको वो आंखें खुली, वो डब ऋषि नहीं थे, वो सर, आवाज आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। गिटार हो आवाज रही है। कट रही है सर आपकी। आवाज ब्रेक हो गिटार बजा रहे हैं सब, चिंता मत करिए, गिटार बजा रहे दिनेश जी सूही को बज मजे रही है लेते हैं। लीव हो गया सर। नेटवर्क इशू है शायद। अरे तब तक गिटार कोई स्टोरी तो पूरी कर दो कोई। आप ही कर दो। आप ही बताइए। कौन सुना रहे थे वो कंटिन्यू कर स्टोरी दीजिए। में ये था कि उनकी बेटी ने उनकी दोनों आंखें फोड़ दी थी, झाड़ू की सीख लेके, एक लकड़ी लेके। तो जो है, जैसे ही उनकी तपस्या भंग हुई, तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया था उनकी बेटी को। ठीक है। तो अच्छा। तब जब राजा को इस चीज का पता चला, तो राजा की बेटी मतलब रोती हुई, तो राजा क्षमा मांगते हुए उनके पास आए। तो जो है बोलिए कि आपने मेरे को कि आपकी बेटी ने मुझे अंधा कर दिया, तो करके क्षमा कीजिए रिसीवर, बताइए क्या है, और ऐसे इसका श्राप का क्या समाधान है। तो फिर बोलते हैं कि अब बताइए, मैं जीवन भर अंधा हो गया, अब मेरा साथ कौन देगा? ठीक है। और मैं कैसे देखूंगा, कैसे खाऊंगा पीऊंगा, कौन मेरे काम करेगा? तब राजा की बेटी ने खुद बोला था कि मैं अपनी जो गलती हुई है उसका पश्चाताप मैं खुद करूंगी, और अपने पिता से उनकी शादी करने के लिए बोला उनको। ये चीज थी। नहीं अच्छा। तो फिर जवान कैसे हुए? उसने हाँ, लड़की ने ऐसे उसको हुए, बोला था। जवान ऐसे हुए। फिर जैसे मतलब उनकी पत्नी उनकी सेवा किया करती थी, और उन्होंने भी बहुत प्रार्थना करी भगवान से, पता नहीं किसकी, विष्णु वगैरह, पता नहीं किस किस की अरे, तपस्या करी। च्यवनप्राश वाली का अरे आंसर तो फिर दूसरा है। च्यवनप्राश कहाँ पे बना, नहीं कब तो बना? हम कोई मेन वेद मुद्दे थे, पे आ रहे उन्होंने हैं। च्यवनप्राश बनाया था इनके लिए। ये इसकी बात कर रहा हूँ, च्यवनप्राश। वो बुढ़ऊ हाँ शादी जी किससे सर। की है, किससे नहीं, हमसे नहीं मतलब है। हमको च्यवनप्राश से मतलब है जो कि वो बताए नहीं, है ना। नहीं 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 हाँ, सर, वही है कि उनके लिए राजा की लड़की ने ही कोई वैद बुलाए थे, तो उन्होंने च्यवनप्राश बना के खिलाया था। हाँ, ये गड़बड़ अश्विनी कहानी कुमार है। को बुलाया था। बना के अश्विनी खिलाया कुमार को था। बुलाया था। हाँ हाँ जी, बना के खिलाया था। अच्छा, चलो भाई, ठीक है। च्यवनप्राश कुल मिला करके ऐसी जड़ी बूटियां थी 40, जो कब असली नहीं पता। अभी तो भूसी खाते हैं हम लोग। च्यवनप्राश उसमें लिखा होता है, ये क्या एंटी एजिंग के लिए इस्तेमाल होता था। अभी भी देखो, झंडू केसरी जीवन च्यवनप्राश से कौन आता है, केसरी जीवन, उसमें लिखा सोना है बढ़ती, सोना चांदी च्यवनप्राश। नहीं, झंडू केसरी जीवन, बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए, है ना। हाँ, कॉन्सेप्ट वही देखे दिया ना, गया है। एक नहीं बुढ़ा ये अपनी अपनी बुढ़िया के लिए कैसे उछल करके तोड़ता है फूल, हाँ है ना, सर। है कि नहीं। जी जी। वैसे सर झंडू च्यवनप्राश में कुछ ना कुछ करंट था। हमारी जो दादी माता थी वो अभी लास्ट फरवरी में खत्म हुई हैं, और उनकी एज 104 साल थी, और चलती फिरती खत्म हुई है। ग्रेट ग्रेट। 2 मंजिल अपने आप सीढ़ी पे चढ़ जाती थी। हम लोग अगर ऊपर धूप सेकते थे तब भी वो आ जाती थी, बैठती थी, सारा काम अपना खुद कर लेती। अरे वाह।
जी, और पूरा अच्छा, मतलब झंडू उनका मेंटेन च्यवनप्राश था। थोड़ा काम मतलब करता है, यानी कि मतलब, है? च्यवनप्राश हाँ खाती वो थी डेली। हाँ वो चलो। डेली खाती थी, उनका डेली का अपना था, पूरा रोटेशन बना हुआ था, उतने टाइम पे उन्हें वो चीज चाहिए। आप ये नहीं देख रहे हैं सर कि 100 साल पहले जो खाने की चीजें थी वो कितनी शुद्ध थी, घी दूध सब कुछ पहले का खाया हुआ था, तो वो तो चलेगा ना लास्ट तक, काफी टाइम तक। वो तो है भी। रामदेव जी का जो च्यवनप्राश है उसका सर क्या हाल है? चलो ठीक है, हो गया यार, है ना। उनकी आंख फूटी, हमें क्या करना है ना, वो अपना जाने, है ना? हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पर आगे। ठीक है, अगला सिद्धांत। तो इनका ये सिद्धांत, अच्छा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, आर्यों का 2 पेय पदार्थ सबसे फेवरेट था। ठीक है, हाँ, 2 पेय पदार्थ सबसे फेवरेट था। एक था सूरा, ठीक है, दूसरा था सोम। तो सुंदरी भी थी सर ना? अरे यार वो सब बातें ना करो, है ना। देखो, सूरा मतलब होता है मदिरा, है ना, जो देवता सूर्य जो पिए वो। ये ताड़ी एक पेड़ होता है जिससे इनिशियली ये बनाते थे, है ना, ताड़ी। ठीक है, और सोम नाम का जो ये था पौधा, यूफेड्रा एसपीपी नाम का पौधा, जिससे कि बनाया जाता था सोम, सोमरस, सोमरस। ये इंजॉय के लिए होता था, ये अध्यात्म के लिए होता था, बीमारियों को दूर भगाने के लिए होता था, एक होता था डिवाइन एंटीऑक्सीडेंट जूस। ठीक है, और इसके रस से यूफेड्रा एसपीपी के रस से बनता था, और इसमें मंत्र फूंका जाता था, जो मंत्र सोम देवता, सोम गॉड को समर्पित था। और सोम गॉड से संबंधित जो मंत्र दिए गए हैं, 9th मंडल, पेपर में पूछा गया है, 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद में दिया गया है। इस कारण से ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये पौधा पाया जाता है केवल और केवल हिमालय, तो इस आधार पर कह सकते हैं कि ये सब वहां से आए। ठीक है, अभी तक जो जानते थे वो सोमरस ही जानते थे, हम लोग सोमरस पीते थे, वो लोग सोमरस पी के एंजॉय करते थे। सूरा रस मेन था। सूरा सूरा रस उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको? पूरा दारू है, और क्या है। तो सोम रस को हम लोग दारू समझते थे अभी तक, तो मैं तो यही मानता था कि तो सोम गलत रस बात है ही ना होता वो। था ऐसा। देखो, सोम रस क्या हो, आध्यात्मिक काढ़ा था ये काढ़ा है, कोरोना मारने की दवाई, ये कोरोना मारने की दवाई है, ये मेन चीज है ना। सोम रस एंटीऑक्सीडेंट जूस, मतलब शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला काढ़ा, है ना। बहुत दिव्य था, इसको हर कोई पी नहीं सकता था, इसको केवल ब्राह्मण पी सकते थे बस, और वही बना सकते थे, और कोई इसको बना नहीं सकता था। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। तो ये हो गया इनका सिद्धांत। अब आते हैं हम लोग जो आर्कटिक सर्कल वाला सिद्धांत था, ये ऐसे बेबुनियाद सिद्धांत है ना। इन्होंने कहा कि ये यहाँ से आए, पहले ये जो रीजन था, किसने बोला था, तिलक ने, बाल गंगाधर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने कहा कि पहले यहाँ ठंडी नहीं पड़ती थी, लेकिन बाद में यहाँ ठंडी पड़ने लगी, तो ये 3 तरफ शिफ्ट हो गए, कुछ यूरोप चले गए, कुछ सेंट्रल एशिया आ गए, और कुछ इंडिया आ गए, है ना। तो इस तरह से माइग्रेट करके ये अलग अलग पार्ट में चले गए। आपने जो इन्होंने पेड़ का नाम बताया उसमें क्या बताया था, कहाँ पाया जाता है, हिमालय में? हाँ, यूफेड्रा एसपीपी। ठीक है सर, यूफेड्रा एसपीपी। ठीक है, तो इनके सिद्धांत वैसे ही, मतलब इन्होंने कुछ सिद्धांत दिया, मिलान करके बताया, कुछ मतलब नहीं, पूछा भी जाता। ठीक है, अगला है जो मेयर पामीर पठार, उन्होंने इनका एक तरह से ट्रांसलेशन किया, और इन्होंने सपोर्ट किया इनकी थियरी को, मतलब कि सत्यार्थ प्रकाश देने वाले, मतलब क्या नाम इनका,
स्वामी दयानंद सरस्वती उनको सपोर्ट किया। इसी तिब्बत के पठार से लगा हुआ है यहाँ पर पामीर का पठार। इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, उनका पामीर का पठार, लेकिन बातें वही वही बताया जो इन्होंने बोला। कॉपी मारी, और कॉपी मार करके क्या कहते हैं, कॉपी मार करके हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके थोड़ी जगह परिवर्तित करके बगले कर दिए, पूरा कॉपी वही रख दिए, और इतिहास में अमर हो गए कि आज हम इनको पढ़ाना पड़ रहा है। हम इसी को भी यही कहे थे, तुम भी थीसिस लिखती हो ऐसे लिखा करो, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कॉपी मारना बहुत फायदेमंद होता है कभी कभी, है ना। लेकिन बताइए, कल बताइए क्या बताइए कि हम तो यही सर संसार का छत पामीर का पठार को ही तो बोला जाता है ना। पामीर का पठार और तिब्बत का पठार दोनों कनेक्टेड, ठीक है, और इन दोनों को समेकित रूप से कहा जाता है, तो दोनों जुड़े हुए हैं। इनके बीच में जो घाटी थी बर्फ से ढक चुकी है, तो दोनों कनेक्ट। ठीक है, अगली बात आती है कि बैक्टीरिया वाला सिद्धांत किसने दिया था? जेसी रॉड ने बैक्टीरिया का सिद्धांत दिया था। जेसी रॉड, उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया के सिक्के जो हैं, जिनपे उस तरह की मुहर देखने को मिलती है, ये पाई गई इंडस वैली सिविलाइजेशन में खुदाई। तो इसका मतलब ये लोग बैक्टीरिया से आए थे। सबसे वाहियात इन्होंने ही बात की है। इनको क्रिटिसाइज करेंगे दिनेश, इनके सिद्धांत क्यों गड़बड़ है भाई? क्रिटिकल एनालिसिस करने को कहा जाए तो एक चीज बताएंगे, बैक्टीरिया है कहाँ पे? बैक्टीरिया कहाँ पे है, किस क्षेत्र को बोलते हैं सर? बैक्टीरिया नहीं भाई, बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया, 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 हाँ BACT, ठीक है, BACTRIA, ठीक है। पहले किंगडम था, क्या कहते हैं, ग्रेको बैक्टीरियन किंगडम, लगभग 256 ईसा पूर्व, ठीक है। अभी इनको बल्क कंट्री के नाम से जाना जाता है ना, बल्क कंट्री के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। जो ग्रीक वाला रीजन, इंडो ग्रीक किंगडम आप कह सकते हो, ठीक है। नहीं, इंडो ग्रीक किंगडम तो बाद में आए थे यहाँ पर, है ना। ये आपका रीजन आता है पामीर के पठार लगा हुआ अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, है ना, और कजाकिस्तान, कैस्पियन सागर तक, ठीक है, कैस्पियन सागर तक। और ये जो है पूरा फैला हुआ राज्य था। अगर हम यहाँ मैप में उसको लोकेट कर दें, बैक्टीरिया को, किंगडम का नाम ग्रीको के बाद क्या बोले थे? नहीं, बाद में इंडो ग्रीक किंगडम बन गया था वो। तो सेंट्रल एशिया के सारे कंट्री आएंगे कैसे? नहीं, सेंट्रल एशिया नहीं है, ये रीजन, ये कजाक, जो यूरेनियम बेल्ट है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, ये सब पूरा रीजन है बैक्टीरिया। बाद में ग्रीकों ने इस पर, सेल्यूकस निकेटर ने कब्जा कर रखा था, सिकंदर ने भी इसको हराया था। सर म्यूट कर दीजिए सर, म्यूट कर दो भाई। सर इसी चक्कर में गदर मचाए हुए है यहाँ पे, यूरेनियम के चक्कर। इसको तोड़वा दिया था रसिया से ना, हार्टलैंड थियरी ऑफ मैकेंडर, ठीक है, मैकेंडर की हार्टलैंड सिद्धांत, ठीक है। मैकेंडर एक जियोग्राफर थे, अमेरिकन जियोग्राफर, जिन्होंने घर में बैठ करके कलम उठाकर कॉपी पर एक थियरी लिख डाला, हार्टलैंड थियरी, जिससे कि इतना बड़ा महान देश टुकड़े टुकड़े में तोड़ डाला गया। सोचो कितनी पावर होती कलम, है कि नहीं, कितनी पावरफुल होती कलम। मेरे पास भी है जिससे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम ही लोगों ने भेजी है ना। खैर, तो अभी क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग समझ लिए कि बैक्टीरिया वाला सिद्धांत बताए कि यहाँ से आए। यहाँ पर व्यापारिक संबंध होने की वजह से भी तो सिक्के आ सकते हैं, है कि नहीं। कहीं पर कोई व्यापारिक संबंध है तो उससे भी एक जगह सिक्के दूसरी जगह पर उपस्थित हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि क्या कहते हैं
वो वहीं से आए थे। क्या चाहिए? कोशिश का और मारने से रोकता है। हमको सर समझी नहीं म्यूट है। कर दीजिए, आवाज आ रही है। बहुत म्यूट आवाज कर आ रहा लीजिए है जो भी सर। ऑन है भैया, इसका म्यूट नहीं अनम्यूट है, म्यूट कर ले प्लीज। म्यूट कर लो भाई, अपना अपना म्यूट कर लो, है ना। आप ही कर दीजिए ना सर। हमको पढ़ रहा करना था पड़ेगा। नहीं सर, सॉरी। लो, ठीक। यह सिद्धांत खत्म, इनको भी क्रिटिसाइज कर लिया। अब आते हैं फाइनल प्रिंसिपल पर, जिसमें बताया गया कि कहाँ से आए। तो उसका है ऋग्वेद, ऋग्वेद और जिंदो अवेस्ता की टैली, है ना। ऋग्वेद और पारसी ग्रंथ है ईरानी ग्रंथ जिंदो अवेस्ता, ये पूछा गया है। जिंदो अवेस्ता, ठीक है, पारसी ग्रंथ है। इन दोनों की मैचिंग हुई और मैचिंग काफी अच्छी हुई, है ना। इसके आधार पर ये पता चला कि हाँ ये कहाँ से आए, ठीक है। अब जिंदो अवेस्ता पारसी ग्रंथ है ईरानी ग्रंथ, ठीक है। ईरान में भी पहले घास थी, ये घास भूमि यहाँ तक फैली हुई। धीरे, और यहाँ पर दो मरुस्थल हैं ईरान में, ठीक है। एक है दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर, और मरुस्थल अपना आकार बड़ा करता जाता है। सैंड शिफ्टिंग होती है, हवा बालू को उड़ाती है, रेत को उड़ाती है, ले जाकर डिपॉजिट कर देती है और वो ढक जाता है ना। रेत उसके ऊपर कवर कर लेती है, ठीक है। सर मरुस्थल का नाम क्या बताया आपने? दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर। ठीक है। ये मरुस्थल में क्या होता है कि सैंड आगे बढ़ती है, हवा उड़ा के ले जाती है, फर्टाइल सॉइल के ऊपर भी डिपॉजिट कर देती है, वेजिटेशन खत्म हो जाती है। पानी के जो बाड़े हैं उनको भी फिलअप कर देती है, जो पानी है तालाब वालाब उनमें भी भर करके तालाब को भांट देती है। इस तरह से मरुस्थलीकरण तेजी से आगे बढ़ता है, अपना मुंह बड़ा करता जाता है। धीरे धीरे ये जमीन मरुस्थल होती गई और यहाँ पर रहने वाले आर्यों को इनसिक्योरिटी फील हुई। अब क्या करें यार, अब कहाँ जाए। तो इनको कृषि का ज्ञान हो चुका था, है ना। पहले इनका ऑक्यूपेशन एनिमल हस्बेंड्री ही था। ये बगल में ही शिफ्ट होकर के इन्होंने देखा कि सिंध नदी पर ऐसी सुविधा है, तलहटी के क्षेत्र में फर्टाइल सॉइल है। पहला सेटलमेंट जो हुआ सिंध और काबुल नदी, ये काबुल है, अटक में आकर के एक दूसरे से मिलती है। सिंध और काबुल नदी के संगम के बीच में काबुल में पहला सेटलमेंट, और दूसरा सेटलमेंट, पहला सेटलमेंट हुआ काबुल में, एक जत्था आया, फिर दूसरा जत्था आया जो सेटल हुआ कांधार में। काबुल और कांधार में इस तरह से इनका सेटलमेंट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आकर के तो सेटल हो गए, लेकिन किस आधार पर कह सकते हैं कि हाँ ये वहां से आए। तो यहाँ पर जिन प्राकृतिक देवी देवताओं की उपासना होती है, जैसे आग, पृथ्वी, जल, जल के देवता वरुण, है ना, सौमित्र, अंतरिक्ष, उसी प्रकार से प्राकृतिक देवताओं की उपासना वहां होती है। जिस तरह से यहाँ पर हवन वगैरह का सिस्टम था, वैसे वहां पर। दूसरी चीज, नदियों के, जिन नदियों का नाम जिंदो अवेस्ता में मिलता है उन नदियों का नाम ऋग्वेद में भी मिलता है, उनकी स्तुति की गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक स्तुति है नदी स्तुति सूक्त, जिसमें इसका वर्णन मिलता है। तो इनके आधार पर कहा गया कि ये जो है, क्योंकि ऋग्वेद भी आर्यों ने लिखे हैं और जिंदो अवेस्ता जो पहले वहां थे तब उन्होंने लिखे थे। अंतर क्या था, सा को हा पढ़ते थे, ठीक है, सा को हा पढ़ते थे। तो सिंध नदी किनारे आकर के जब बसे तो इसको हिंदू नदी कहते थे। हिंदू यानी पूरा नाम सिंध को हफ्ता हिंदू कहते, सप्त सिंधु, 7 नदियों का संगम सप्त सिंधु।
तो पारसी लोग इसको सा को हा पढ़ते थे, कहते थे हफ्ता हिंदू। शॉर्टकट में सिंध नदी को क्या कहा गया? हिंदू नदी। और जो भी इन सिंध नदी किनारे रहने वाले लोग हैं, है ना, जो भी सिंध नदी किनारे रहने वाले लोग हैं, जैसे नहर किनारे रहने वाले नेहरू, कानपुर के कनपुरिया, है ना, बिहार के बिहारी, है ना, अवध के अवधी, वैसे ही सिंध नदी किनारे रहने वाले, है ना, यानी हा सा को हा पढ़ते हैं, हिंदू नदी किनारे रहने वाले हिंदू। तो यानी हिंदू कोई धर्म नहीं, ये केवल स्थान विषयक है। क्या जोधपुर में सा को हा बोलते हैं, चलने को हलना कहते हैं। हाँ, ये सब वही सभ्यता से प्रेरित है, ये सब उधरी की सभ्यता से प्रेरित है, सा को हा पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब फाइनली ये प्रूव हो गया कि ये जो है कहाँ से आया। ठीक है, जब ग्रंथ ही बोल दिए। सर आपने ये वाला सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया, ऋग्वेद और जिंदो अवस्था का मिलान करने पे, ये वाला जो सेंटेंस था वो कंप्लीट कर दीजिए। ये सेंटेंस यही है कि जिन देवी देवताओं की उपासना, है ना, ऋग्वेद में मिलती है, उन्हीं देवी देवताओं की उपासना जिंदो अवेस्ता में। ठीक है, जिन नदियों का नाम ऋग्वेद में है, उन नदियों का नाम जिंदो अवेस्ता में। जो रहन सहन की पद्धति, नियम कानून, सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऋग्वेद में दिए गए हैं, वो जिंदो अवेस्ता में दिए गए। दोनों में बहुत अधिक मैचिंग है। प्रकृति देवी देवताओं की उपासना ऋग्वेद में, वही प्रकृति के देवी देवताओं की उपासना जिंदो अवेस्ता में। इस आधार पर सिद्ध हुआ कि ये लोग जो है यहाँ से आए, और इस तरह से हम लोगों ने ये वाला चैप्टर कंप्लीट किया कि कहाँ से आए आर्य। इस मसले को हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, सेटलमेंट तो हो गया इनका, है ना। अब यहाँ पर बात आती है, जब से अब एक और मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलता है ना, बैटल ऑफ टेनकिंग, दसराग युद्ध। देर तो नहीं हो रही किसी को? नहीं सर। सर एक बात मुझे पूछनी है कि जब सेंट्रल एशिया से आर्य लोग इधर आने लगे, तो क्या वजह थी, क्यों वहां से छोड़कर इन लोगों ने शिफ्ट किया है इधर आने के लिए? कोई तो वजह रही होगी कि वहां से छोड़ने की वजह कुछ। पानी की उपलब्धता ना होना। नदियां सूख रही थी। हाँ, नदियां मरुस्थल धीरे धीरे अपना आकार बड़ा कर रहा है। अभी सर लास्ट ईयर भी कुछ पेपर में निकला था, जो ये जो यहाँ पर मेरठ में जो खुदाई चल रही है, उसमें जो भी पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं, उनका जो कार्बन रेटिंग से जो भी टाइम निकाला गया है, वो ये इंडिकेट करता है कि आर्यन कहीं से नहीं आए थे। वो सब पूरी तरह से मतलब डिस्टर्ब कह सकते हो, फैले हुए थे पहले से ही। ये उस पे इशू चल रहा है, तो शायद ये थ्योरी भी आज समाप्त हो जाए। हो सकता है अगर इन सभी को कंबाइन कर लिया जाए, तो जो भी लोगों ने साक्ष्यों के आधार पर अपने मत व्यक्त किए हैं, वो सभी सही हों, समान रूप से वितरित रहे हों उस समय। अब देखिए, ये सब एक रहस्य की बात है, मतलब कि रहस्य क्या, अपनी हाइपोथेसिस आती जाती रहती है ना। लेकिन आर्य की जो थियरी अभी तक जो एनसीईआरटी में मानी जाती है कि वो सब यही मतभेद वाली स्थिति में ही है। कुल मिलाकर के आर्यों का जो सेटलमेंट जो फाइनल देखने को मिलता है, इंडस रिवर के तलहटी के क्षेत्र में देखने को मिलता है। यही क्या कहते हैं, पूर्ण है। यहाँ पर जाकर के चैप्टर खत्म हो जाता है। चाहो तो इसके आगे कल शुरू करो। सर इसमें बहुत सारी नदियों को अलग अलग नाम से भी पुकारा गया था ना, जैसे आगे हम वो सब पढ़ाएंगे, है ना, वो सब पढ़ाएंगे। जब ऋग्वेद पढ़ाएंगे, नदी स्थिति सूत्र बताएंगे, है ना, तो वहां पर 10वें मंडल में नदी स्थिति सूत्र जब बताएंगे, उसमें बताया गया, तो कहो बता देता हूँ, रुक जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इसमें इसको हटाता हूँ। ये जो जैन अवेस्ता और ऋग्वेद से तो मैक्स मूलर की बात सही निकल रही है। हाँ, काफी हद तक मैचिंग है,
थोड़ा सा जगह का अंतर देखने को मिल रहा है। जगह जगह पे थोड़ा सभ्यता परिवर्तित हो जाती है, इधर पारसी रहते हैं, उधर तर्की रहते हैं, है ना, तो दोनों की सभ्यता में अंतर है, थोड़ा पूजा पद्धति और सब चीजों में अंतर है। अब ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो नदियों के नाम जैसे इन्होंने बोला, ये पेपर में पूछा जाता है, आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। नदियों करंट नेम क्या है और एंशियंट नेम क्या है? ठीक है, आर्यों का सेटलमेंट हुआ था वही लगभग यहाँ पर 1700 से 1400 बीसी के बीच में फ्लोरिश हुई थी इनकी सबसे टॉप पीक फेज जिसे आप कह सकते हैं। बाकी तो 2500 ईसा पूर्व करीब ये सब आकर के सेटलमेंट किए थे। ठीक है, तो अच्छा, कुछ संस्कृत वर्ड और क्या कहते हैं जिंदो अवेस्ता के वर्ड एक दूसरे से मेल खाते हुए दिखाए जाते हैं। ठीक है, जैसे यष्ट हो गया, है ना, और खान पान वाली चीजें वो सब काफी सारी मैच करती हैं, वो भी एक आधार है। आधुनिक नाम जैसे सिंध नदी, ठीक है, इसको प्राचीन नाम कहते हैं सप्त सिंधु, ईरानी भाषा में जिंदो अवेस्ता में हफ्ता हिंदू, और कुरान में दरिया ए सिंध, दरिया ए सिंध के नाम से जाना जाता है। फिर इनकी जो सहायक नदियां सतलज, शताद्री, ठीक है, फिर झेलम को बितस्ता, झेलम बितस्ता, ब्यास, उसको बिपाशा बोलते थे ना सर। हाँ, तुम्हारी फेवरेट। नहीं, हाँ, फिर कितनी हो गई, 1 2 3 4, रावी और चिनाब, झेलम, ब्यास, रावी और चिनाब, पुरुषनी, इरावती, चिनाब, अस्किनी, चिनाब का रावी के बगल में क्या लिखा हुआ है? पुरुषनी, पुरुषनी या इरावती, ठीक है, चिनाब, ठीक है, काबुल, कुंभा, ठीक, सरस्वती को द्रसादवती कहते थे या घग्गर, ये पेपर में पूछा जाता है किसको क्या कहते हैं मिलान करने को। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज जो है सभा समाप्त करते हैं, है ना। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ, है ना, दसराग युद्ध के बारे में। गंधर है ना, गंधर, घग्गर, घग्गर, अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, घग्गर, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे इनका सेटलमेंट वगैरह कैसे हुआ था क्या, और इनकी पॉलिटी, सेटलमेंट नहीं, इनका ऋग्वैदिक पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे, इनकी हवन यज्ञ के बारे में पढ़ेंगे, संस्कारों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, देवी देवताओं के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब यदि कुछ क्वेश्चन है क्या आपके हेड से, क्या पढ़ के आना है? इससे रिलेटेड जो आपने पढ़ाया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कुछ होंगे क्या तैयार करने को?
10 साल डाउनलोड कर लो, क्वेश्चन पेपर है ना, और वो उसी तो में है से सर। लगाओ, बस उसी में से लगाओ, इधर उधर क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल यूपीएससी की लगाओ, स्टेट पीसीएस क्वेश्चन लगाओ, वही लगाओ बस, उन्हीं में इनके क्वेश्चन को ढूंढो। सर क्या नाम बोल जरा रहे हैं आप? नाम लिखिए जरा इसका नाम लिख दीजिए सर, जरा इसका जरा नाम लिख दीजिए, क्या बताया अभी आपने? अरे 10 ईयर्स आती ना, 10 साल, अरिहंत की अच्छा याद से। हाँ अच्छा अरिहंत। अच्छा 10 साल, अच्छा। ओके। और मैं बीत चुका हूँ 20 साल का क्वेश्चन, हाँ ऊपर पीछे जो है, अगर कोई देखे